नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। संस्कृति पीसीएस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। उसी संदर्भ में हम साइंस के सेगमेंट में एपिसोड नंबर 2 की तरफ चलेंगे और बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्र में आए हुए प्रश्नों की। पैटर्न बिल्कुल समान रखेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल एनालिसिस करते हुए चलेंगे। ना केवल क्वेश्चन का, ना केवल आंसर का, बल्कि एक एक ऑप्शन का हम क्या करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आपको क्या करना है, कॉपी पेन निकाल के बैठना है और एक एक चीज को क्या करना है, नोट करना है। मैं कोशिश करूंगी कि जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूं उसके साथ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाए। पीडीएफ कहां मिलेगा, टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आइए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्न की, जो मैंने एपिसोड 1 में दिया था। शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, तो हम सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे प्रारंभिक परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्र में आए हुए प्रश्नों की। तो चलिए देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न क्या था। अभ्यास प्रश्न में कहा गया था कि नीचे गए चित्र में लेबल ए से डी, आपको ए बी सी डी यहाँ लेबल दिया गया था, आपको पहचान करना था और संकेत आपको यहाँ पे दिए गए थे। ए में क्या कहा गया था, अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग है। मैंने क्या बताया था कि अंतःस्रावी भाग क्या होता है। अंतःस्रावी भाग वो होते हैं जो हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। तो अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग कौन सा है, अग्नाशय जो मिक्स ग्लैंड था, मतलब इसमें बहिस्रावी भाग भी है और अंतःस्रावी भाग भी है। बहिस्रावी भाग क्या सिक्रीट करते हैं, एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, लेकिन अंतःस्रावी भाग क्या करते हैं, तो हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। और अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग को क्या कहा जाता है, तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। मतलब जो ए जो है वो क्या है, आइलेट ऑफ क्या है, लैंगरहैंस है। वहीं बी की तरफ चलेंगे। बी में क्या कहा गया है, कोशिकाएं जो सोमैटोस्टैटिन का स्राव करती है। तो सोमैटोस्टैटिन का स्राव कौन सी कोशिकाएं कर रही थी, तो कौन सी कोशिकाएं कर रही थी, डेल्टा कोशिकाएं कर रही थी। तो जो आपका बी में दिया गया है वो कौन सी कोशिकाएं हैं, तो डेल्टा कोशिकाएं हैं जो सोमैटोस्टैटिन का क्या करती है, स्रावन करती है। मैं क्या कह रही हूं, जो हार्मोन का स्रावन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। जो सोमैटोस्टैटिन का स्रावन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो डेल्टा कोशिका कहा जाता है। वहीं सी की तरफ चलेंगे। कोशिकाएं जो ग्लूकागॉन का स्रावन करती है, तो ग्लूकागॉन का स्रावन कौन करती है, तो अल्फा कोशिकाएं करती है। यानी सी में आपको क्या दिया गया है, अल्फा कोशिकाएं दी हैं। अल्फा कोशिकाएं क्या करती है, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करती है। वहीं डी की तरफ चले। कोशिकाएं जो इंसुलिन का स्रावन करती है, इंसुलिन का स्रावन कौन सी कोशिकाएं कर रही थी, तो बीटा कोशिकाएं कर रही थी। और जो आपका डी में जो दिया गया है वो क्या है, बीटा कोशिकाएं हैं। और बीटा कोशिका क्या करती है, तो इंसुलिन का स्रावन करती है। और इंसुलिन का क्या काम है, तो ब्लड में क्या करता है, तो ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है। अब डेल्टा कोशिकाओं से जो सोमैटोस्टैटिन निकल रहा है उसका क्या काम क्या है, तो ये अल्फा कोशिका से निकलने वाले ग्लूकागॉन और बीटा कोशिका से निकलने वाले इंसुलिन को क्या करती है, रोकने का काम करती है। तो आपके ऑप्शन में क्या क्या दिए गए थे, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होगा। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, तो डेल्टा कोशिका होगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, तो अल्फा कोशिकाएं हैं। और चौथा ऑप्शन क्या होगा, तो बीटा कोशिकाएं हैं। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। बहुत आसान है। अगर आप चीज़ों को एक एक धीरे धीरे बारीकी से पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको साइंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ लगने नहीं लगेंगे। अब चलते हैं किसकी तरफ, प्रारंभिक परीक्षा 2022 के प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्न क्या है, देख लीजिए। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, ये आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सौर ऊर्जा को कौन विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। देख लेते हैं। एक ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन में दिया गया है फोटोवोल्टेइक सेल। यही जो है सौर ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कैसे बदलता है और क्यों बदलता है, ये बात में हम पहले देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, फोटो वोल्टेइक सेल, ठीक है। ये कहा जाता है, फोटो का तात्पर्य किससे है, तो फोटोन से है। वहीं वोल्टेइक का तात्पर्य किससे है, तो वोल्टेज से है। अब फोटोन किससे प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा सनलाइट से हमें क्या प्राप्त होता है, फोटोन प्राप्त होता है, ठीक है। और वोल्टेज से क्या मिलती है, तो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो यहीं से आप निकाल जाते हैं इस प्रश्न का उत्तर कि सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, तो फोटोवोल्टेइक सेल के माध्यम से किया जाता है। अब फोटोवोल्टेइक सेल काम कैसे करता है वो समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो देखिए, जो फोटोवोल्टेइक सेल में पीएन जंक्शन होता है,
पी टाइप के सेमीकंडक्टर को जब एन टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, पीएन जंक्शन कहा जाता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाइए। आरओ एआरओ के एपिसोड नंबर 5 में हमने इसकी डिटेल से बात की है, तो आपको पता चल जाएगा कि पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्यों ज़्यादा होती है, इसमें होल्स की मात्रा क्यों ज़्यादा होती है, दोनों को मिलाया जाता है तो क्या होता है। ये सब बातें हमने किस में की है, एपिसोड नंबर 5 आरओ एआरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस में की है। थोड़ी सी बातें हम यहाँ कर लेते हैं। हम बात किसकी करेंगे, सोलार सेल की करेंगे। सोलार सेल में क्या होता है, फोटोवोल्टिक सेल में क्या होता है, तो पीएन जंक्शन होता है। पी टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या होती है, तो होल्स की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। कहाँ देखना है आपको, एपिसोड नंबर 5 में जाकर देखिए, आपको ये पता चल जाएगा कि होल्स की मात्रा क्यों ज़्यादा होती है। वहीं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी, तो आगे चलते हैं। अब क्या होता है, बीच में क्या बनता है, जब जंक्शन बनाते हैं, जब पी टाइप के सेमीकंडक्टर को एन टाइप के सेमीकंडक्टर से हम मिक्स करते हैं तो यहाँ पे बन जाता है एक डिप्लीशन लेयर बन जाता है। डिप्लीशन लेयर में क्या होता है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पास होते हैं, मतलब यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी हो जाता है, और यहाँ के जो होल्स है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ ट्रांसफर होते हैं, तो यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। और इस लेयर को क्या कहा जाता है, तो डिप्लीशन लेयर कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, जब फोटोन की मात्रा बढ़ती है, यानी सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ता है, जैसे ही फोटोन यहाँ पर आता है, कहाँ पर आता है, डिप्लीशन लेयर में आता है, तो डिप्लीशन लेयर में क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाता है। क्या कह रही हूँ मैं, जैसे ही सूर्य का प्रकाश यानी फोटोन किस में आकर टकराते हैं, डिप्लीशन लेयर में आकर टकराते हैं, तो यहाँ पे बन जाता है इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर। इलेक्ट्रॉन यानी माइनस चार्ज, होल यानी प्लस चार्ज। अब जैसे ही देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज है, तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये इस तरफ जाने लगता है। होल के ऊपर कौन सा चार्ज है, तो प्लस चार्ज है, तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये माइनस चार्ज है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। यानी यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगेंगे, इस तरफ मूव करने लगेंगे। ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, इस तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे जैसे फोटोन पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती चली जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो होल्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी। मैं क्या कह रही हूँ, जैसे ही फोटोन एनर्जी किसके ऊपर पड़ती है, डिप्लीशन लेयर में पड़ती है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाता है। इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है, और किस तरफ जाने लगता है, एन टाइप के सेमीकंडक्टर की ओर मूव करने लगता है। वहीं होल जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, और किस तरफ मूव करने लगता है, तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की तरफ मूव करने लगता है। अब यहाँ पे क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और यहाँ पे क्या हो जाती है, होल्स की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब क्या होता है, अगर हम क्या करें, इन दोनों सिरों में क्या करें, एक मेटालिक प्लेट लगा दें, यानी धात्विक क्या लगा दें, सिरा जोड़ दें, तो क्या होता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे और इसको एक लोड के साथ जोड़ देते हैं। लोड यानी एक बल्ब के साथ इसको आप क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए, तो क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो, जब ज़्यादा होने लगते हैं तो इस तरफ क्या होने लगते हैं, गति करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं, इस तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ने लगता है। और आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाता है विद्युत धारा का प्रवाह उसके विपरीत दिशा में देखने को मिलता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह कहाँ देखने को मिलता है, तो विद्युत धारा का प्रवाह यहाँ देखने को मिलता है, और विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, ये बल्ब क्या हो जाता है, जल जाता है। तो कैसे काम करता है फोटोवोल्टिक से, जैसे ही सूर्य के प्रकाश से फोटोन जब डिप्लीशन लेयर में पड़ता है तब क्या हो जाता है, विद्युत का परिपथ पूरा हो जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे ही क्या कहा जाता है, फोटोवोल्टिक इफेक्ट कहा जाता है। यानी आपका कौन सा उत्तर यहाँ पे सही हो जाता है, तो देख लीजिए ऑप्शन ए सही हो जाता है। सोलार एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का काम, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो आपका फोटोवोल्टिक सेल करता है। यानी पहले का जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। नीचे दिए गए यौगिकों में कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं एनर्जी की, एनर्जी क्या होती है, काम करने की क्षमता। एनर्जी के सोर्स के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। क्या कह रही हूँ मैं वो देख लेते हैं। मैं क्या कह रही हूँ, सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में हम इस्तेमाल किसका करते हैं, तो हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। अब फ्यूल कितने टाइप के होते हैं, फ्यूल को हम कैटेगराइज कर सकते हैं सॉलिड फ्यूल में, ठीक है, दूसरा लिक्विड फ्यूल में,
और तीसरा हम क्या कर सकते हैं, तो गैसियस फ्यूल में हम क्या कर सकते हैं, इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। यदि हम सॉलिड फ्यूल की बात करें तो आपने कोल का नाम सुना होगा। कोल क्या करता है, तो एनर्जी देने का काम करता है। वहीं लिक्विड फ्यूल की बात करें तो आपने पेट्रोल का नाम सुना होगा। ये भी क्या करता है, गाड़ी किससे चलती है, काम किससे हो रहा है, पेट्रोल से हो रहा है। तो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो पेट्रोल प्रोवाइड कर रहा है। और एक टाइप का क्या है, द्रव स्रोत किसका है, तो ईंधन का द्रव स्रोत कौन सा है, तो पेट्रोल है। वहीं गैसियस की बात करें तो हम नेचुरल गैस के बारे में जानते हैं। अब नेचुरल गैस को नेचुरल क्यों कहा जाता है, ये बड़ा क्वेश्चन है कि नेचुरल गैस आखिर नेचुरल क्यों है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी प्राप्ति जो होती है वो अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर से होती है। अब अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स कौन कौन से हो सकते हैं, लैंड भी हो सकता है और ओशन भी हो सकता है। जो अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर है वो लैंड के रूप में भी हो सकता है, ओशन से भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, नेचुरल गैस प्राप्त कर सकते हैं। नेचुरल सोर्स से प्राप्त होता है, इसलिए क्या कह दिया जाता है, इसे नेचुरल गैस कह दिया जाता है। अब हम क्या क्या पढ़ते हैं नेचुरल गैस में, तो हम क्या क्या पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम CNG, दूसरा पढ़ते हैं हम PNG और तीसरा हम क्या पढ़ते हैं, LNG। CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस, वहीं LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इन तीन की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं, CNG की बात करते हैं, PNG की बात करते हैं और किसकी बात करते हैं, LNG की बात करते हैं। देखिए नेचुरल गैस को यदि हम 100 टाइम्स क्या कर दे, कंप्रेस कर दे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CNG में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं अगर हम 600 गुना हम क्या कर दे, इसे कंप्रेस कर दे, तो ये क्या हो जाता है, तो LNG में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप कहेंगे LNG में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही क्या है जब हमारे पास CNG है। तो LNG में हम कन्वर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी हमें एक्सपोर्ट करना होगा, किसी और देश को ट्रांसफ़र करना होगा, तो हम अगर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आग पकड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इस खतरे से बचने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम LNG का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या कर दिया जाता है, 600 गुना तक ज़्यादा कंप्रेस कर दिया जाता है। कंप्रेस नेचुरल गैस में क्या किया जाता है, 100 गुना तक कंप्रेस किया जाता है, जबकि LNG की बात करें तो 600 गुना तक क्या कर दिया जाता है, कंप्रेस कर दिया जाता है। अब बात आती है कि नेचुरल गैस में कौन कौन से कंपोजिशन मौजूद होते हैं, वो देख लीजिए। नेचुरल गैस में आपको देखने को मिलेगा 70 to 90% आपको मीथेन देखने को मिलेगा, यानी CH4 देखने को मिलेगा। CH मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब क्या है, तो हाइड्रोकार्बन्स है। तो आपको मेजर कंपोनेंट क्या देखने को मिलेगा नेचुरल गैस का, तो आपको हाइड्रोकार्बन देखने को मिलेगा। अगर क्वेश्चन में मीथेन ना दे के हाइड्रोकार्बन दे देता है तो कंफ्यूज नहीं करना है, हमको किसकी तरफ चले जाना है, हाइड्रोकार्बन की तरफ चले जाना है। तो आपका मेजर कंपोनेंट कौन सा है, मीथेन है। उसके अलावा कौन कौन से आपको हाइड्रोकार्बन देखने को मिलेंगे, तो आपको प्रोपेन देखने को मिलेगा, यानी C3H8 देखने को मिलेगा, ब्यूटेन यानी C4H10 देखने को मिलेगा, पेंटेन यानी C5H12 देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको 0 से 8% तक कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन की मात्रा भी आपको 0 से लेकर 0.2% देखने को मिलेगी। नाइट्रोजन की मात्रा भी देखने को मिलेगी। और आपको क्या देखने को मिलेगा, तो हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा देखने को मिलेगी। आपने सुना होगा CNG जो है वो क्या होता है, क्लीन होता है, टॉक्सिसिटी इसमें होती ही नहीं है। अब आप कहेंगे जब हाइड्रोजन सल्फाइड नेचुरल गैस में मौजूद है तो CNG में कैसे नहीं होगी टॉक्सिसिटी। तो क्या किया जाता है, जब भी क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, जब भी क्या बनाया जाता है, CNG बनाया जाता है, तो सबसे पहले किसे हटाया जाता है, तो H2S गैस को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ताकि क्या बनाया जा सके, स्वच्छ ईंधन बनाया जा सके। वहीं और क्या होता है, फिजिकल इम्प्योरिटीज़ भी मौजूद होती है, जैसे आपको जल देखने को मिलेगा, रेत देखने को मिलेगा, तो ये भी किसके कंपोजिशन में पाया जाता है, तो नेचुरल गैस के कंपोजिशन में पाया जाता है। जैसे ही हम क्या हटा दें, आपको हाइड्रोजन सल्फाइड हटा दे तो हमें क्या मिल जाता है, तो CNG देखने को मिल जाता है। अब CNG में ऐसा नहीं है कि सिर्फ CH4 मौजूद होता है, CNG में CH4 भी होता है, साथ में आपको प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एथेन की मात्रा भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये मात्रा आपको देखने को मिलती है। अब देखिए आप क्या कर दें, अगर हम किसका इस्तेमाल कर दें, अगर मेथेन को निकाल दें तो हम क्या बना सकते हैं, CNG बना सकते हैं, PNG बना सकते हैं। PNG क्या होता है, जब उसे पाइप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो घरों में आता है वो कौन सा है, PNG है। जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो कौन सा है, LNG है। और जो कंप्रेस गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन सा है, तो
सीएनजी है। पहले सिर्फ बड़े वाहनों के लिए या कुछ वाहनों के लिए इस्तेमाल किया जाता था सीएनजी को, लेकिन अब ट्रक से लेके आप जो पैसेंजर कार तक है उसमें क्या किया जाता है, तो सीएनजी इस्तेमाल किया जाता है। आपने व्हाइट कलर की टांग देखी होगी, आप लोग गाड़ी चलाते होंगे, मुझसे बेहतर जानते हैं कि सीएनजी का इस्तेमाल कितने वास्ट लेवल पे हो चुका है, बढ़ चुका है। अब आपका होमवर्क है, देखिए क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम किए जा सकते हैं। तो आपका एक छोटा सा होमवर्क है, असाइनमेंट है, आपको क्या करना है, पीएनजी, एलएनजी, सीएनजी, इसके लिए जो गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही है छोटी छोटी करके सिर्फ नाम लिख लीजिएगा कि सीएनजी के लिए क्या चल रहा है, पीएनजी के लिए क्या चल रहा है और क्या एलएनजी के लिए क्या चल रहा है। ये आपका होमवर्क है। तो हम बात कर रहे थे, हम सीएनजी के कंपोजिशन की बात कर रहे थे। तो जब भी हमें क्या मिले, मेथेन मिले, तो आप याद रखिएगा जो नेचुरल गैस और सीएनजी का मेन कंपोनेंट कौन सा है, तो मीथेन है। लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिलता है, प्रोपेन और ब्यूटेन देखने को मिलता है। प्रोपेन और ब्यूटेन किस में भी देखने को मिलता है, सीएनजी में भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है वो सीएनजी में भी देखने को मिलता है। और ये जब एक्सट्रैक्ट कर देते हैं हम, तो ये क्या बन जाता है, एलपीजी में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब नेचुरल गैस से हम क्या अलग करें, मीथेन अलग करके बनाएं, तो हम क्या बनाते हैं, सीएनजी बनाते हैं। और जैसे ही जो प्रोपेन और ब्यूटेन उसमें से अलग करते हैं, तो हम क्या बनाते हैं, उससे एलपीजी फॉर्म करते हैं। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी आपको पूछा जाए कि मेजर सोर्स ऑफ सीएनजी और क्या बोला जाए, आपको सीएनजी और नेचुरल गैस पूछा जाए तो आपको मीथेन की तरफ जाना है। और जो मेजर सोर्स ऑफ किसकी बात की जाए, एलपीजी की बात की जाए, तो आपको किसकी बात करनी है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन की बात करनी है। एलपीजी और कहाँ से निकाला जाता है, इसका नाम ही क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। यानी पेट्रोल का जब शोधन किया जाता है उस दौरान भी क्या किया जाता है, तो वहाँ से प्रोपेन और ब्यूटेन अलग कर दिया जाता है, जिससे क्या फॉर्म कर दिया जाता है, तो आपका एलपीजी फॉर्म कर दिया जाता है। तो इतनी बातें मैंने क्यों बताई है वो देखते हैं। प्रश्न में आपसे पूछा गया था, नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा प्राकृतिक गैस का, यहाँ पे देखिए, यहाँ क्वेश्चन में टेस्ट है, आपको पूछा गया है मुख्य अवयव है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो मेथेन है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाता है, ए सही हो जाता है। ठीक है, हेक्सेन तो हो ही नहीं सकता, देखा ही नहीं हमने। बेंजीन भी हो नहीं सकता, हेक्सेन मतलब C6H14, बेंजीन मतलब C6H5, तो ये दोनों होता ही नहीं है। ब्यूटेन थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम किस में नहीं करते, तो ये मुख्य अवयव के रूप में मौजूद नहीं होता। मुख्य अवयव के रूप में 70 से 90% क्या मौजूद होता है, तो मीथेन मौजूद होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। इतना सब कुछ इसलिए भी बताया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपसे वही पूछा गया है। क्या पूछा गया है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः, यहाँ पे भी क्या लिखा गया है, मुख्यतः बनी होती है। किससे बनी होती है, तो आपकी बनी होती है डी यानी मीथेन से बनी होती है। जैसे ही प्रोपेन और ब्यूटेन की बात आए तो आप किसकी तरफ चलेंगे, एलपीजी की तरफ चलेंगे। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये सारे क्वेश्चन बहुत हल्के क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है, ये बात आपको समझना है। तो इस क्वेश्चन में हम दो चीजें समझेंगे। एक तो हम समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है, और दूसरा समझेंगे अपर रूप क्या होता है। कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं, क्रिस्टलीय कौन कौन से हैं, अमॉर्फस कौन कौन से हैं, तो ये बातें समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं, क्या समझते हैं कि अपर रूप क्या होता है। किसकी बात की जा रही है, अपर रूप क्या कहा जा रहा है, अपर रूप क्या होता है, तो एक ही तत्व जब वातावरण में कई रूपों में मौजूद हो लेकिन उनका गुणधर्म क्या हो, अलग अलग हो, तो उसे क्या कहा जाता है, अपर रूप कहा जाता है। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल लेती हूँ, गंगाधर ही क्या है, शक्तिमान है, लेकिन गंगाधर के फीचर शक्तिमान से अलग है। इंसान एक ही है, लेकिन जब वो सामने आता है तो गंगाधर अलग होता है, शक्तिमान अलग होता है। मतलब उसके दो रूप है। वैसे ही कार्बन के भी क्या है, बहुत सारे रूप मौजूद है, जिसे क्या कहा जाता है, तो अपर रूप कहा जाता है, जिनके क्या होते हैं, गुणधर्म अलग अलग है। जैसे हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं, लेकिन हीरा जो है वो विद्युत का कुचालक होता है, कठोर होता है, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, भंगुर होता है और सुचालक होता है। गुणधर्म अलग अलग है, लेकिन किसका रूप है, तो कार्बन का ही रूप है। इसे ही क्या कहा जाता है, अपर रूप कहा जाता है। अपर रूप अगर हम कैटेगराइज करें तो क्रिस्टली फॉर्म में मौजूद होते हैं। किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे कार्बन की बात की जा रही है, परमाणु संख्या 6। और दूसरे रूप में
अक्रिस्टलीय रूप में या गैर क्रिस्टलीय रूप में भी मौजूद होती है। अब क्रिस्टलीय कहने का मतलब मुख्यतः हम किस में डिवाइड करते हैं, तो एक होता है आपका डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा क्या है, फुलेरिन है। ये क्या है, क्रिस्टलीय है, मतलब इसके जो अणु है वो प्रॉपर व्यवस्थित है। लेकिन अक्रिस्टलीय क्या है, जो अलग अलग जैसे बिखरे हुए हैं, बेढंग रूप से क्या है अणु जमे हुए हैं, उसे क्या कहा जाता है, अक्रिस्टलीय कहा जाता है। जैसे आपने किसका नाम सुना होगा, कोल और चारकोल का नाम सुना होगा, तो ये क्या है, कार्बन के ही रूप हैं, अपर रूप हैं, लेकिन ये क्या है, गैर क्रिस्टलीय है। अब अगर हम हीरा की बात करें तो हीरा देख लीजिए कैसे व्यवस्थित होते हैं। तो हीरा जो है वो चतुष्फलकीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं। जो अगर कार्बन की बात करें तो बाहरी कक्ष में, अंदर के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहरी के कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसकी संयोजकता 4 होगी। और इसलिए क्या जुड़े हैं इससे, 4 क्या है, आपके कार्बन जुड़े हुए हैं, और चारों सिरे से कार्बन जुड़े होने के कारण क्या होते हैं, चतुष्फलकीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं और बहुत मजबूत आबंध बनाते हैं। इसलिए क्या होता है, हीरा कठोर होता है। वहीं चले ग्रेफाइट की तरफ, तो ग्रेफाइट कैसे होते हैं, ग्रेफाइट पर्तीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं। कैसे होते हैं, आपको ऐसे षटकोणीय पर्तीय संरचना में व्यवस्थित दिखाई देंगे। किसकी बात की जा रही है, तो ग्रेफाइट की बात की जा रही है। और यही कारण है, ये पर्ती व्यवस्था में व्यवस्थित होने के कारण ही क्या होते हैं, ये भंगुर होते हैं। ठीक है, ऐसा संरचना किसका होता है, तो ग्रेफाइट का होता है, और ऐसा संरचना किसका होता है, तो होता है। ठीक है, और फुलेरिन की बात करें तो आपने फुटबॉल देखा होगा, फुटबॉल में जैसे व्यवस्थित रहते हैं वैसे ही अणु किसमें व्यवस्थित रहते हैं, C60 कहा जाता है, उसमें फुलेरिन जो है उस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। अब बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कार्बन के अपर रूप कौन से हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन से अपर रूप जो हैं वो उष्मागतिकीय रूप से ज़्यादा स्थिर हैं। अब उष्मागतिकीय रूप से स्थिर होने का मतलब क्या है, क्या बात की जा रही है, उष्मागतिकीय रूप से स्थिर होने की बात की जा रही है। अब किसे कहा जाता है कि थर्मोडायनेमिक रूप से स्टेबल है, किसे कहा जाता है जो वातावरण में लीस्ट एनर्जी, बहुत कम एनर्जी पर क्या हो, स्थिर हो या टिक सके, या दूसरे तौर पर कहा जाए जो रासायनिक रूप से क्या हो, साम्य हो, मतलब स्टेबल हो। यानी अगर हम देखें किसी का केमिकल कंपोजिशन देखें तो वो क्या हो, बहुत ही साम्य अवस्था में हो। रासायनिक रूप से साम्य कहने का मतलब क्या हुआ, किसी से क्रिया करने के लिए जल्दी क्या हो, उत्साह ना दिखाए, उसे क्या कहा जाता है, रासायनिक रूप से साम्य कहा जाता है। या लीस्ट एनर्जी पोजीशन पे क्या हो, स्टेबल हो, उसे क्या कहा जाता है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कहा जाता है। अब इसका माप कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है कोई तत्व थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है या नहीं, तो यहाँ पे गिब्स एनर्जी, जिसे फ्री एनर्जी भी कहा जाता है, उसकी बात की जाती है। फॉर्मूला क्या होता है, डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस की बात की जाती है। टेम्परेचर में यहाँ पे डेल नहीं लगाओ, यहाँ डेल क्यों लगा है पहले वो बात कर लेते हैं। जैसे ए प्लस बी से बन रहा है C प्लस डी, ये क्या है, अभिकारक है, और ये क्या है, उत्पाद है। A प्लस डी जुड़ते हैं और बनाते क्या है, C प्लस डी बनाते हैं। अब यहाँ पे डेल क्यों लगा हुआ है, डेल इस लगा है क्योंकि यहाँ से यहाँ जो परिवर्तन आएगा उसका माप निकालने के लिए यहाँ पर डेल लगाया गया है। मतलब प्रारंभिक सिचुएशन और अंतिम सिचुएशन जो है, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था में जो परिवर्तन आया है, जो परिवर्तन दिखाना है, परिवर्तन के लिए क्या लगाया गया है, डेल लगाया गया है। और टी में डेल क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि तापमान और दाब को क्या रखा गया है, यहाँ पर स्थिर रखा गया है, इसलिए टी में डेल नहीं लगाया गया है। अब देखिए, अब यहाँ पे H क्या होता है, तो H होता है एंथैल्पी, और आपको एस डेल एस क्या होता है, तो एंट्रोपी होता है। देखिए आपको ये इतने लेवल पे नहीं जाना है, बस छोटी छोटी बात है तो छोटी छोटी बात समझ लेते हैं। बहुत डीप में जाएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। हमें ये समझना है थर्मोडायनेमिकली कोई स्टेबल है तो क्यों स्टेबल है, उसकी बातें समझना है। तो उसकी बातें हम एक बात समझ चुके हैं कि कार्बन के अपर रूप कौन कौन से, हमने बात की है क्रिस्टल कार्बन के अपर रूप की और अक्रिस्टलीय कार्बन के अपर रूप की बात की है। क्रिस्टल में हमने हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन देखा है, और अक्रिस्टलीय रूप में क्या देखा है हमने,
कोल और चारकोल देखा है। अब हम ये समझ रहे हैं कि कौन से ऊष्मागतिकीय रूप से स्थिर होंगे, तो ऊष्मागतिकीय रूप से स्थिर कौन होगा इसका पता लगाने के लिए हम चले हैं गिब्स एनर्जी की तरफ। गिब्स एनर्जी क्या होती है, मुक्त हुई ऊर्जा के रूप में दिखाई जाती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस होता है। टी यहाँ पे क्यों डेल नहीं लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे तापमान और दाब को स्थिर रखा गया है। अब डेल एच क्या होता है, डेल एच जो है वो एंथैल्पी होता है, मतलब अभिकारक से जब उत्पाद बन रहा है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ऊष्मा निकल रही होगी, तो उसे किससे दर्शाया जाता है, तो उसमें परिवर्तन को किससे दर्शाया जाता है, तो डेल एच से दिखाया जाता है। अब डेल एस क्या होता है, तो एंट्रोपी होता है। एंट्रोपी क्या होता है, तो अव्यवस्था का माप होता है। जैसे आपके पीजी में आपके रूम में कोई साथ में रह रहा है, वो क्या होता है, आप अपने कपड़े बहुत सजा कर रखते हैं और वो क्या रहता है, पूरे कपड़े, एक कुर्सी होती है सबकी परमानेंट, उसमें कुर्सियों में सारे कपड़े डाल देता है। तो याद रखिएगा, अव्यवस्था जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा एंट्रोपी। अपने रूममेट को जाके कहिए तुम्हारी एंट्रोपी बहुत ज़्यादा है, तुम कपड़े पूरे बिखरा के रखते हो। मतलब जितनी ज़्यादा अव्यवस्था होगी उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, एंट्रोपी होगा। ये होता है एंट्रोपी। अब गिब्स एनर्जी जो होती है वो ग्रेफाइट की जो होती है डेल एच इक्वल्स टू 0 होती है। 0 होने का मतलब ही ये है कि ये किस में है, तो साम्यावस्था में है। क्या कह रही हूं मैं, डेल जी का मान जो है वो ग्रेफाइट के लिए 0 होता है और 0 होने का मतलब ही है कि वो साम्यावस्था में होता है। अब डेल जी किसका, कार्बन का कितना होता है, 2.9 होता है, तो ये साम्यावस्था में नहीं होता है। कौन साम्यावस्था में होता है, तो ग्रेफाइट जो होता है वो साम्यावस्था में होता है। तो कौन सा अपर रूप जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो आपका स्टेबल कौन सा होगा, तो हो जाएगा ग्रेफाइट। तो आपका कौन सा उत्तर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो चौथे का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं किसकी, प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो इकट्ठे ही इसमें आपके लिए टेबल बना दिया गया है कि कोविड-19 में कौन कौन से टीके का इस्तेमाल किया गया था, क्यों किया गया था और कौन से देश द्वारा इसे खोजा गया था। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए mRNA वैक्सीन कौन सी है, तो मॉडर्ना है, और किसके द्वारा खोजी गई थी, तो यूएसए के द्वारा खोजी गई थी। वहीं संपूर्ण वायरस के टीके की बात करें तो सिनोवैक लगाया गया था, और कौन से देश द्वारा खोजा गया था, तो चीन द्वारा खोजा गया था। वहीं प्रोटीन आधारित कौन सा टीका कोविड-19 में लगाया गया था, तो नोवावैक्स लगाया गया था, और किसके द्वारा खोजा गया था, तो यूएसए के द्वारा खोजा गया था। वहीं वायरल वेक्टर वैक्सीन की बात करें तो कौन सा है, स्पुतनिक है, और किसके द्वारा खोजा गया था, तो रूस के द्वारा खोजा गया था। 2 यूएसए के पास है, यूएसए ने कौन कौन सा वैक्सीन खोजा है, तो mRNA वैक्सीन जो कौन सी है, मॉडर्ना है, और प्रोटीन आधारित वैक्सीन यानी कौन है, नोवावैक्स है। तो ये दोनों किसने खोजा था, तो यूएसए ने खोजा था। वहीं वायरल वेक्टर वैक्सीन कौन सी है, स्पुतनिक है, और किसने खोजा है, तो आप इसकी तरफ चलेंगे तो रूस की तरफ चलेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि सिनोवैक कौन सा वैक्सीन है, mRNA वैक्सीन कौन सी है, तो मॉडर्ना है, और किसने खोजा है, तो यूएसए ने खोजा है। वहीं हम वायरल वेक्टर की बात करें तो कौन सा है, स्पुतनिक है, और स्पुतनिक किसके द्वारा खोजा गया है, तो रूस के द्वारा खोजा गया है। वहीं हम चले संपूर्ण वायरस टीका क्या है, तो सिनोवैक है, और सिनोवैक किसके द्वारा खोजा गया है, तो सिनोवैक खोजा गया है चाइना के द्वारा। और प्रोटीन उप इकाई प्रोटीन पर आधारित जो वैक्सीन थी वो कौन सी है, तो वो नोवावैक्स है, और नोवावैक्स किसने खोजा है, तो वापस यूएसए ने खोजा है। ये क्वेश्चन बहुत बार कोई ना कोई तरीके से रिपीट हुआ है, चाहे आरओ एआरओ में भी ये प्रश्न आने की संभावना मौजूद है, क्योंकि कोविड-19 के केसेस वापस से बढ़ रहे हैं। तो ये जो है वो कंठस्थ कर लीजिएगा, और टेबल आपको यहाँ दिया गया है। ये PDF आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि पूरे एक्सप्लेनेशन वाले PDF आपको कहाँ मिल जाए, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए, और लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं किसकी, तो सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एक टाइम था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का दौर था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था वहाँ पे लोग जितने बम से नहीं मर रहे थे, उतने ही ज़्यादा लोग, उससे ज़्यादा लोग जो है वो बैक्टीरिया के कारण मर रहे थे। इस दौरान क्या किया गया, तो सल्फा ड्रग की खोज की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि आवश्यकता ही क्या है, आविष्कार की जननी है। उस समय क्या किया गया, तो सल्फा ड्रग की खोज की गई। सल्फा ड्रग को ही क्या कहा जाता है, सल्फोनामाइड कहा जाता है, और सल्फोनामाइड के ही 2 उपकारक है, याद रखिएगा। सल्फोनामाइड दे दे, या फिर दे दे, क्या दे दे, प्रोंटोसील दे दे आपको, या आपको
जोल दे दे तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये किसके ही टाइप है, तो सल्फा ड्रग के ही टाइप है, जिसे सल्फोनामाइड भी कहा जाता है। और उसी के उपकारक के रूप में आपको प्रोंटोसिल दिखाई देगा। पहले खोज की गई थी प्रोंटोसिल की, उसके बाद सीबाजोल अस्तित्व में आया था। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। ये किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए की जाती है, यानी एंटी बैक्टीरियल के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो आपका छठे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7, यदि आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि हमने मलेरिया और डेंगू में क्या डिफरेंस है इसकी बात बहुत डिटेल में की थी। मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, जबकि डेंगू किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। अब दोनों के लिए अलग अलग मच्छर जिम्मेदार होते हैं। मलेरिया के लिए कौन सी मच्छर संक्रमण के लिए जिम्मेदार होती है, तो संक्रमण के लिए जिम्मेदार जो होती है वो मादा एनाफ्लीज है, इसकी बात हमने की थी। वही डेंगू के लिए, डेंगू को फैलाने के लिए कौन सी मच्छर जिम्मेदार है, तो एडीज एजिप्टी की बात की थी हमने। प्रश्न आपसे वही पूछा है, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने के कारण होता है, तो किस मच्छर के काटने के कारण होता है, तो एडीज एजिप्टी के कारण होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट समझ लीजिएगा कि डेंगू बुखार बेसिकली दो मच्छरों के प्रजाति जो होती है वो संक्रमण के लिए जिम्मेदार होती है। एक तो एडीज एजिप्टी है और दूसरी कौन सी है, तो एडीज एल्बोपिक्टस है। एक तो आपने बात की है एडीज एजिप्टी की और दूसरी कौन सी है, एडीज एल्बोपिक्टस जो है ये भी जिम्मेदार होती है, जिसे और क्या कहा जाता है, तो एशियाई बाघ मच्छर भी कहा जाता है, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन WHO ये मानता है कि जो बेसिकली सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो होता है वो एडीज एजिप्टी होता है, इसलिए आयोग ने इसका उत्तर बी दिया गया है। वैसे तो ये दोनों के कारण हो सकता है, यहाँ अगर मुख्यतः लिखा होता तब हम एडीज एजिप्टी की तरफ चलते। वैसे यहाँ पे दोनों उत्तर सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, लेकिन आयोग ने जो माना है वही सत्य है। तो आपका जो ऑप्शन बी है एडीज एजिप्टी की तरफ चलेंगे। डेंगू किसके, डेंगू को फैलाने के लिए कौन सा मच्छर जिम्मेदार होता है, तो एडीज एजिप्टी होता है। आगे चलते और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। रेयॉन दिया गया है, सामने रूपांतरित स्टार्च दिया गया है, एस्पार्ट्रम दिया हुआ है और सामने दिया गया है संश्लेषित मधुरक दिया है, या आपका सिंथेटिक स्वीटनर दिया गया है। सी की तरफ चलेंगे तो ऑक्सीटोसिन दिया गया है और सामने लिखा गया है हार्मोन, और डी की तरफ चलेंगे तो नियोप्रीन लिखा गया है और सामने लिखा गया है विशिष्ट रबर। देखिए ऑप्शन सॉल्व करने से ना आपको बहुत सारे दिक्कतें सॉल्व हो जाती है। ये आपने ROARO के जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो ये टर्म हमने कहाँ पढ़ा था, तो ROARO में पढ़ा था। ठीक है, कि ऑक्सीटोसिन क्या होता है, एक तरीके का हार्मोन होता है। कैसा हार्मोन होता है, कहाँ से निकलता है, तो निकलता है, स्रावित होता है ये पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, और कौन से हिस्से से स्रावित होता है, तो आपको प्रोस्टीरियर पार्ट से ये स्रावित होने वाला ग्लैंड है। देखिए पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक होता है इंटीरियर लोब होता है और दूसरा जो होता है प्रोस्टीरियर लोब होता है। और प्रोस्टीरियर लोब से ही दो इंपॉर्टेंट जो है हार्मोन रिलीज होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन होता है और दूसरा वैसोप्रेसिन होता है। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, तो ऑक्सीटोसिन जो होता है लव हार्मोन होता है। लव हार्मोन कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा कि माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसका लगाव जो है बच्चे के प्रति बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके शरीर में उस समय ऑक्सीटोसिन की मात्रा बहुत ज़्यादा निकल रही होगी। या फिर हम जब आलिंगन के तरह समय होते हैं या एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं तब भी क्या होता है, तो ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है, जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि से किस भाग से स्रावित होता है, तो पोस्टीरियर पार्ट से स्रावित होता है। तो जो आपका ये ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है कि ऑक्सीटोसिन क्या है, एक टाइप का हार्मोन है। एस्पार्टम की बात करें तो ये क्या है, एक संश्लेषित मतलब कृत्रिम है, मानव निर्मित है, ना कि प्राकृतिक है। एस्पार्टम क्या है, तो एक टाइप का स्वीट, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो स्वीटनर की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो स्वीटनर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वहीं नियोप्रीन और सामने लिखा गया है विशिष्ट रबड़ की तरह। नियोप्रीन क्या है, तो एक टाइप का बहुलक है। बहुलक क्या होता है, जैसे मैंने समझाया था, क्या समझाया था, आप एक मोती की माला ले लीजिए, मोती की माला की एक मोती जो है वो एकलक है। एकलक बहुत सारे, जब n नंबर ऑफ
एकलक मिल जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, तो बहुलक बना देते हैं। वैसे ही मोनोमर कहा जाता है एकलक को मोनोमर, और मोनोमर से क्या बन जाता है, पॉलीमर। जैसे आपने पॉलीथीन का नाम सुना होगा, एथीन से बनता है पॉलीथीन। तो क्या हो जाता है, जब एक बहुत सारे मोनोमर आपस में कलेक्ट हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, आपका पॉलीमर बनाते हैं। जैसे नियोप्रीन कैसे बना है, नियोप्रीन बना है क्लोरोप्रीन से। क्लोरोप्रीन जब किस नंबर में जुड़ जाए, n नंबर में जुड़ जाए, तो वो क्या बनाता है, नियोप्रीन बनाता है, जो एक टाइप का क्या है, संश्लेषित रबड़ है। तो आपका ऑप्शन सी भी सही है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 की तरफ। क्यों गलत है वो समझ लेते हैं। रेयॉन जो है वो क्या है, रूपांतरित तो है लेकिन स्टार्च नहीं है। स्टार्च नहीं है तो क्या है, ये सेल्यूलोज है। देखिए रेयॉन जो है, आपने सुना होगा, रेयॉन फैब्रिक के बारे में सुना है, तो रेयॉन क्या है वो समझते हैं पहले। रेयॉन की बात करें तो रेयॉन जो है वो अर्ध संश्लेषित क्या है, पॉलीमर है। पॉलीमर की हम बात कर चुके हैं। पॉलीमर क्या है, जब बहुत सारे एकलक आपस में n नंबर ऑफ एकलक आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, तो बहुलक का निर्माण करते हैं। अब अर्ध संश्लेषित कहने का मतलब क्या हुआ, अर्ध संश्लेषित कहने का मतलब ये हुआ कि ना तो ये प्राकृतिक है ना तो ये पूर्णतः मानव निर्मित है। मतलब थोड़ा प्राकृतिक है और थोड़ा मानव निर्मित है। यानी प्राकृतिक किस तौर पर है, ये सेल्यूलोज से बनाया जाता है, लेकिन ये क्या है, मॉडिफाई है, क्योंकि इसमें मिला दिया जाता है क्या, तो इसमें मिला दिया जाता है एसिटिक एसिड, और उसके बाद क्या कर दिया जाता है, इसे फैब्रिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तो अर्ध संश्लेषित क्या कहा जाता है, पॉलीमर कहा जाता है। तो इसमें स्टार्च का इस्तेमाल नहीं किया जाता। स्टार्च का इस्तेमाल ना किया जाके किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सेल्यूलोज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। इस कौन सा सही सुमेलित नहीं किया गया है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही सुमेलित नहीं किया गया है। आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर किसकी, तो प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, ये आपसे पूछा गया है। क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फोटोकेमिकल जो स्मॉग है वो क्या होता है। क्या किसकी बात की जा रही है, फोटो केमिकल स्मॉग की बात की जा रही है। अब ये क्या होता है, जैसे ही सनलाइट कहने का मतलब क्या है, यूवी रेज जो है वो किसके ऊपर पड़ता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के ऊपर पड़ता है, तब क्या बनता है, तो आपको देखने को मिलता है फोटोकेमिकल स्मॉग देखने को मिलता है। किसके ऊपर पड़ने के कारण होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड पर पड़ने के कारण होता है। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ से आता है, तो जब भी हम फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, यानी जीवाश्म ईंधन का दहन करते हैं, उससे निकलता है, या फिर वोल्केनिक इरप्शन होता है, या फिर क्या होता है, तो फॉरेस्ट फायर से भी आपको क्या देखने मिलेंगे, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें जब क्या पड़ता है, यूवी रेस पड़ता है, तो उसके कारण क्या होता है, तो फोटोकेमिकल स्मॉग डेवलप होता है। अब इसमें क्या बनता है वो देख लेते हैं। देखिए प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि जैसे ही क्या होता है, सूर्य से निकलने वाला यूवी रेस किस पर पड़ता है, हमने बात की थी नाइट्रोजन के ऑक्साइड पर पड़ता है, तो वो क्या करता है, कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करता है किसके प्रेजेंस में, तो हाइड्रोकार्बन की जो जलवाष्प मौजूद होते हैं उसके प्रेजेंट में कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करते हैं, और क्या बनाता है, तो सबसे ज़्यादा क्या बनाता है, तो HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का निर्माण करता है, PAN यानी पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट्स का निर्माण करता है, वहीं एल्डिहाइड यानी CHO ग्रुप का निर्माण करता है, वहीं और क्या निर्माण करता है, तो ओजोन का निर्माण करता है। तो ये कौन सा रिएक्शन होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग बनाता है, जिसमें क्या होता है, यूवी रेज किस पर पड़ता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में पड़ता है, और जब वो किसके उन उपस्थिति में रिएक्शन करता है, हाइड्रोकार्बन के जलवाष्प की उपस्थिति में रिएक्शन करता है, तो आपको हमें क्या देखने को मिलता है, तो फोटोकेमिकल स्मॉग देखने को मिलता है। ऑप्शन में आपके क्या क्या दिए गए हैं वो देख लीजिए। ऑप्शन में आपको दिए गए हैं एल्यूमिनियम आयन नहीं,
ओजोन की बात की तो था, मीथेन नहीं था और फॉस्फोरस नहीं था, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो ओजोन का निर्माण करता है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा उत्तर सही हो जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 बहुत आसान सा प्रश्न है। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पीछे के शब्दों को बहुत आसान आराम से देखना है, क्योंकि प्रेशर में आके हम क्या करते हैं? मिस्टेक करते हैं। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ पे क्वांटिटी दी गई है और सामने दिया गया है SI मात्रक। ये बहुत छोटा सा सेगमेंट है, ये आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इतने आसान प्रश्न जब गलत हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। क्या पूछ रहा है? दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित किया गया है कि दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। लेंस की क्षमता देखी जाती है, अवतल लेंस या उत्तल लेंस की हम बात करते हैं, तो उसकी क्षमता कितनी है? तो उसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो डायऑप्टर से प्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल D लिखा जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन की तरफ चले, ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा किससे दर्शाया जाता है? जूल से दिखाया जाता है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और डी की तरफ चले, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता किससे दिखाई जाती है? देखिए, अगर आपको नहीं पता होता कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता किससे दिखाई जाती है, तो भी ये प्रश्न आप सही कर ले जाते। कैसे सही कर ले जाते? क्योंकि आपको पता था कि दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। लेंस की क्षमता को हम कैपिटल D से दर्शाते हैं और आपको ऊष्मा को हम जूल से दर्शाते हैं, तो भी आप क्या कर जाते? ये ऑप्शन सही कर ले जाते, क्योंकि ये गलत सुमेलित किया गया है। क्यों गलत सुमेलित किया गया है? रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी में नहीं मापी जाती। अब आपका होमवर्क ये है, अब आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्यूरी किसका मात्रक होता है। तो किससे दर्शाया जाता है? तो दर्शाया जाता है किससे? तो बेकुरल जो है इसका SI मात्रक होता है। तो ये जो आपका है ऑप्शन डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है और आपके इस प्रश्न का सही उत्तर भी है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे थे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, देखिए, रोग जो है वो फेवरेट पार्ट है यूपी PCS का, तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ना आपको मानव रोग छोड़ना है, ना आपको पादप रोग छोड़ के जाना है। विटामिन, मानव और पादप रोग अच्छे से करके जाइए। आपका 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से बनना है और सही भी होगा। पहले में दिया गया है, आपको दिया गया है सिट्रस क्रैकर दिया गया है और सामने लिखा गया है कीट। सेकेंड ऑप्शन में लिखा गया है गन्ने का लाल सड़न रोग किससे होता है? सामने लिखा गया है ऑक्सीजन की कमी। आगे चलेंगे तो आलू का कृष्णकांत रोग, सामने लिखा गया है जीवाणु। वहीं आपको ऑप्शन डी में गेहूं का सेहू रोग दिया गया है और सामने क्या लिखा गया है? तो कवक होता है। खट्टे क्रैकर्स क्या होता है? जो खट्टे फल होते हैं उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, वो किसके कारण होता है? तो वो याद रखिएगा हमेशा, वो किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। गन्ने में आप देखे होंगे लाल रंग दिखाई देता है, लाल रंग का सिरा देखने को मिलता है। कैसे दिखता है वो देख लेते हैं। ऐसे आपको गन्ने में लाल रंग का सिरा दिखाई देगा, वो किसके कारण होता है? तो ये होता है किसके कारण? तो कवक के कारण होता है, याद रखिएगा। आलू में जब क्या होता है, ऐसे ब्लैक ब्लैक आपको चकते दिखाई देते हैं, हम बोलते हैं कि ऐसे आलू नहीं लेने हैं। क्यों होता है ये? क्योंकि जब हम भंडारण करते हैं तब क्या होता है, भंडारण व्यवस्था सही नहीं होने के कारण या एक जगह बहुत सारे आलू रख देने के कारण वहाँ क्या हो जाती है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या हो जाता है, तो आलू में ऐसे कृष्णकांत रोग हो जाता है, काले काले चकत्ते आपको देखने को मिलते हैं। वहीं चले चौथे ऑप्शन में क्या दिया गया है, गेहूं का सेहू रोग दिया गया है। आपके जो प्रश्न पत्र में साहू रोग दिया गया है, ये साहू रोग नहीं है, ये सेहू रोग है। सेहू रोग क्यों होता है वो समझते हैं। सेहू रोग आपका जो होता है इसे ममनी रोग भी कहा जाता है। क्या होता है इसमें, पौधों के तनों के आधार क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, साथ ही पत्तियों में टेढ़ी मेढ़ी क्या होने लग जाती है, सलवटें पड़ने लग जाती है। और क्या हो जाता है कि जो बालियां होती हैं, आपने गेहूं की बालियां देखी होंगी, वो छोटी रह जाती है और मोटी रह जाती है, साथ में काली पड़ जाती है, काले रंग के क्या बन जाती है, ममनियां बन जाती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ममनी रोग कहा जाता है, या क्या कहा जाता है, तो सेहू रोग कहा जाता है। तो ये किसके द्वारा होता है, तो ये जो होता है वो आपका किसके कारण होता है, कीट के कारण होता है। तो चौथे का क्या सही है, पहला सही है। मतलब यह मामला क्या बन रहा है, सिट्रस क्रैकर किसके कारण हो रहा है, तो जीवाणु के कारण हो रहा है, यानी पहले का तीसरा सही है। गन्ने का लाल सड़न किसके कारण हो रहा है, तो लाल सड़न फंगी के कारण हो रहा है, मतलब चौथा सही है। तीसरे पे चले, आलू का जो कालापन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी के कारण सही है, यानी दूसरा आ जाएगा। और सेहू रोग किसके कारण होता है, तो कीट के कारण होता है, तो पहला आ जाएगा। मतलब 3, 4, 2, 1 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाता है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। कौन से प्रश्न की बात कर रहे थे हम प्रश्न नंबर 11 की बात कर रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। परंपरा के अनुसार आपको छोड़ जाएंगे एक आसान से किसके प्रश्न की तरफ, अभ्यास प्रश्न के साथ छोड़ जाएंगे, जिसका उत्तर आपको कहाँ देना है, तो कमेंट बॉक्स पर देना
लेना है। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, सोलर सेल जो है, सौर सेल जो है वो बने होते हैं, किसके बने होते हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। कंडक्टर के बने होते हैं, कुचालक के बने होते हैं, सेमीकंडक्टर के होते हैं या अतिचालक के होते हैं। इस एपिसोड के साथ आपको क्या करना है, आरओ एआरओ की प्लेलिस्ट में जाइए और एपिसोड नंबर 5 देख लीजिए। दोनों को कंपाइल करके एक नोट्स बना लीजिए, आपको बहुत काम आने वाला है। तो प्रश्न आपसे ये पूछा गया है, सोलार सेल किसके बने होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने डिस्कस किसके बारे में किया है, तो यूपी पीसीएस में आए हुए 2022 के प्रश्न पत्र में आए हुए प्रश्नों का अच्छे से डिटेल एनालिसिस किया है। अगले एपिसोड में मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ, किसी नए ईयर की तरफ हम बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।